हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हमने यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3, जिसमें हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड ऑलरेडी इसका हम जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन अवर प्रीवियस वीडियोस वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह से अपना जो रूल है वो एक्सपेंड करते हैं, जो कि व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। एंड पूरी जो टेरिटरी है उसे वो जो है टोटली अपने कंट्रोल में किस तरह से करते हैं वन बाय वन, उसके बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 2। उसका जो है थर्ड पार्ट जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड इसमें जो है कुछ और टेरिटरीज के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज को अपना के जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है उसे वो अपने कंट्रोल में करते हैं। एंड जैसे कि मराठास हो गया, उन्हें किस तरह से वो सबड्यू करते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो सिख हैं, राइट, उनके साथ जो है किस तरह से इनके युद्ध होते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया का, तो वहां से भी जो है इन्हें डर था कि जो रशिया है वो इंडिया में जो है पहुंच जाएगा। एंड फिर किस तरह से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसे भी जो है ये अपने कंट्रोल में करते हैं। एंड टीपू सुल्तान के साथ जो है मैसूर एरिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसे किस तरह से ये अपने कंट्रोल में करते हैं। तो ये सारे जो है एरियाज के बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे कि देखेंगे किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन एरियाज को अपने कंट्रोल में करते हैं, राइट। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। Let's continue with the same chapter, that is the chapter number 2। तो अब हम बात करेंगे कि कंपनी का जो रूल है वो एक्सपेंड किस तरह से होता है। आई मीन कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो इनिशियल स्टेजेस में अपनाते हैं एंड आफ्टर धीरे धीरे जो है बाकी एरियाज को वो किस तरह से अपने कंट्रोल में करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर रही थी, तो इस प्रोसेस में यहाँ पे 1757 से लेके 1857 तक की अगर हम बात करें तो जो है एक तरह से कई सारे जो है की एस्पेक्ट्स इमर्ज होते हैं, कई सारी चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो कंपनी जो है वो डायरेक्टली जो एक मिलिट्री अटैक होता है ना किसी भी अननोन टेरिटरी के ऊपर नहीं करती थी। 1757 से लेके 1857 तक की अगर हम बात करें, अगर हम उनकी प्रोसेस को देखें ना, इंडियन स्टेट्स की एनेक्सेशन के प्रोसेस को, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी जो है वो किसी भी अननोन टेरिटरी के ऊपर जो है डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करती थी। तो वो क्या करती थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स जो होते हैं ना उन्हें वो यहाँ पे यूज करती थी इंडियन किंगडम्स के को जो है अपने कंट्रोल में करने के लिए, उन्हें एनेक्स करने के लिए। तो जब हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ी गई थी, तो वहां पे हार के बाद में जो कंपनी है वो क्या करती है, अपना जो रेजिडेंट होते हैं ना, जो कि एक ब्रिटिशर ही होता है, राइट, उसे जो है वो अपॉइंट कर देती है उस पर्टिकुलर स्टेट में, कहाँ पे, बक्सर में जो है वो अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो यहाँ पे बिठा देती है। ओके। एंड ये जो रेजिडेंट होता है ना, ये एक पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट होता है। एंड उसकी जॉब क्या होती है कि वो कंपनी के जो इंटरेस्ट होते हैं ना उसे ही सर्व करना है, कि कंपनी को ही यहाँ पे फायदा पहुंचाना है। इंडियन रूलर्स के बीच में रहेगा, उनके कोर्ट्स में ही वो बैठेगा, ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है। एंड वो जो है वहां पे कंपनी के इंटरेस्ट को जो है वो रूलर के सामने रखेगा। एंड थ्रू द रेजिडेंट्स, अब कंपनी जो है वो क्या करती है, कंपनी के जो इस तरह से ऑफिशियल्स होते हैं, जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, वो इंडियन स्टेट्स के जो इंटरनल अफेयर्स थे उसमें भी जो है ऑब्वियसली वो इंटरफियर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अब ये डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि गद्दी पे कौन बैठेगा, कौन सक्सेसर होगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर जो है किसे यहाँ पे बिठाना है। एंड समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू द सब्सिडरी अलायंस, यानी कभी कभी जो कंपनी है ना वो इन स्टेट्स के साथ जो है सब्सिडरी अलायंस भी कर लेती है। तो ये संधि क्या होती है, सब्सिडरी अलायंस, इस संधि के अकॉर्डिंग जो होता है ना, इंडियन रूलर्स एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकती है। मीन जो इंडियन रूलर है ना वो अपनी टेरिटरी में अपनी फोर्सेस नहीं रखेगी, उसके बदले में जो कंपनी है ना वो अपनी फोर्सेस जो है वो इस टेरिटरी में खड़ी करेगी। मीन
मीन जो ब्रिटिशर्स है ना वो उस टेरिटरी में जो है अपनी फोर्सेस ही, ब्रिटिश फोर्सेस को ही खड़ी करेगी। इसके बदले में जो रूलर है ना वो इस फोर्सेस के बदले में पैसे पे करेगा टू दी कंपनी, या फिर ब्रिटिशर्स को जो है वो पैसे पे करेगा। ओके, तो क्या होता है जब कभी इंडियन रूलर्स जो है वो ये पेमेंट नहीं दे पाते थे इन फोर्सेस को खड़े करने के बदले में, तो उनकी जो टेरिटरी थी ना वो यहाँ पे जो है एज ए पेनल्टी उनसे ले ली जाती थी। तो ये बोला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम अपनी फोर्सेस जो हैं वो आपकी टेरिटरी में खड़ी करेंगे सो डैट कि आपको हम जो है प्रोटेक्ट कर सकें। राइट, जब कोई भी दूसरा रूलर जो है इनके ऊपर हमला करता था तो इसके बदले में जो है जो इंडियन रूलर्स है वो पेमेंट करेगा टू दी ब्रिटिशर्स। बट जब कभी यहाँ पे ये रूलर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता था तो उसकी जो टेरिटरी है ना उस टेरिटरी का कुछ पार्ट जो है वो एज ए पेनल्टी उनसे ले लिया जाता था, छीन लिया जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है इस एरियाज को जो है, टेरिटरीज को जो है वो अपने कंट्रोल में कर रहे थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है रिचर्ड वेलेस्ले जो कि गवर्नर जनरल थे 1798 से लेके 1805 के बीच में। तो जो नवाब थे ना अवध के, वो जो यहाँ पे पैसे नहीं दे पाते हैं इस फोर्सेस के बदले में, तो जो उनकी जो टेरिटरी थी ना, हाफ टेरिटरी जो होती है ना वो उनसे छीन ली जाती है 1801 में, एंड एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। एंड सिमिलरली हैदराबाद के साथ भी जो है यही चीज होती है, उनकी टेरिटरीज को भी जो है इसी की वजह से ही जो है छीन लिया जाता है। तो ये तो बात हुई अवध की एंड हैदराबाद की, उस टेरिटरी को तो ये अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। अब जो है बात करते हैं मैसूर की। मैसूर एरिया को जो है इन्होंने अपने कंट्रोल में किस तरह से किया था। अब क्या था, द कंपनी रिजॉर्टेड टू द डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। जब उन्हें ये लगता था कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना कंपनी के, तो वहां पे जो है इन्हें खतरा है, तो वो जो है डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन यहाँ पे करती है, फिर जो है वो डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देती है जब इन्हें लगता है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना इनके कंपनी के या फिर ब्रिटिशर्स के वो खतरे में है। तो यहाँ पे यही चीज हुआ था, जो साउदर्न इंडियन स्टेट है ना यहाँ पे मैसूर की, तो वहां पे इन्होंने जो है डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करने स्टार्ट किए थे। क्योंकि जो मैसूर एरिया है ना वहाँ के जो लीडर्स थे वो काफी पावरफुल थे, जैसे कि हैदर अली हो गए जिन्होंने 1761 से लेके 1782 तक यहाँ पे रूल किया है। एंड उनके बेटे हो गए टीपू सुल्तान जिन्होंने 1782 से लेके 1799 तक रूल किया है। तो वो ब्रिटिशर्स को नहीं मानते थे, वो अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम करते थे, तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर सोचते हैं ये हमारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो है खतरा है, तो दैट इज वाई जो है वो इनके ऊपर हमले करते हैं। तो क्या था, मैसूर एरिया जो है ना वो वहां पे इन्होंने जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे मालाबार कोस्ट है ना हमारे इंडिया का जो मैप है वहां पे अगर बात करें तो मालाबार कोस्ट जो है ना वहां पे काफी अच्छा व्यापार हुआ करता था। तो मैसूर जो है वो उस मालाबार कोस्ट को जो है उनके कंट्रोल में कर रखा था मैसूर एरिया को। हैदर अली जो है राइट, उन्होंने मालाबार कोस्ट में काफी अच्छा व्यापार जो है वो वहां पे चला रहे थे। एंड यहाँ पे जो कंपनी है वेयर द कंपनी परचेज द पेपर एंड कार्डेमम, तो यहीं पे मालाबार कोस्ट में ही जो कंपनी है ना वो पेपर एंड कार्डेमम को भी जो है खरीदा करती थी। बट ये जो मालाबार कोस्ट है ना वो मैसूर एरिया के अंडर ही था, वो हैदर अली के अंडर ही था एंड टीपू सुल्तान के अंडर ही था। तो 1785 में जाके टीपू सुल्तान जो है ना वो सैंडलवुड का, पेपर का एंड कार्डेमम का जो एक्सपोर्ट है ना वो बंद कर देते हैं। एंड कि वो बोलते हैं कि मेरे किंगडम के जो पोर्ट्स हैं ना जैसे कि मालाबार कोस्ट हो गया, वहां पे जो पोर्ट्स हैं वहां से व्यापार नहीं होगा। एंड जो लोकल मर्चेंट्स है ना वो भी यहाँ पे कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मीन जो मैसूर एरिया के जो मर्चेंट्स हैं वो भी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान को जो है ब्रिटिशर्स के जो एक तरह से उनके मन की बात थी ना, उन्हें पता था कि ये क्या करते हैं, ये किस तरह से यहाँ पे अपनी एक तरह से अपना जो रूल है वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। डेट इज वाई टीपू सुल्तान जो है वो कंपनी को मना करती है कि मैं यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, ना ही सैंडलवुड का, पेपर का, ना ही कार्डेमम का। एंड इवन जो लोकल मर्चेंट्स है ना वो भी कंपनी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। एंड इसके बदले में टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ, मीन फ्रेंच के साथ जो है अच्छे रिलेशनशिप बना लिए थे। एंड इसी रिलेशनशिप की वजह से जो है टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर दिया था। तो ये चीज देख के जो ब्रिटिशर्स है ना वो काफी भड़क जाते हैं। एंड वो ये देखते हैं कि हैदर अली एंड टीपू सुल्तान जो है ना वो काफी एम्बिशियस हैं, एरोगेंट भी एंड हमारे लिए खतरनाक भी हैं। एंड इन्हें अब जो है कंट्रोल करना एंड क्रश करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेट इज वाई जो ब्रिटिशर्स है ना वो मैसूर के साथ 4 जंग जो है वो लड़ते हैं, 4 लड़ाइयां वो लड़ते हैं।
1767, 69, 80 to 84, 1992, 1799। तो 4 जो है वॉर्स यहाँ पे होती हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स जिन्हें यहाँ पे बोला जाता है। तो पहली जो 3 वॉर्स होती हैं ना, उसमें तो यहाँ पे टीपू सुल्तान ही जीते हैं, मीन जो है यही रूलर्स यहाँ पे जीते हैं। बट 4th वॉर में जाके जो कि थी यहाँ पे सेरिंगापट्टम में लड़ी गई थी, जिसे बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम बोला जाता है, कंपनी जो है वो यहाँ पे जीत जाती है। ओके, एंड टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है एंड वो अपने श्रीरंगापट्टम जो उनकी कैपिटल थी उसे डिफेंड करते करते जो है वो मर जाते हैं। एंड मैसूर जो है वो किसे दे दिया जाता है, जो यहाँ पे टीपू सुल्तान हैदर अली से पहले जो यहाँ की कुछ रूलिंग डायनेस्टीज थी वो देयर्स थे यहाँ पे, तो उन्हें जो है वापस दे दिया जाता है। एंड अब उनके ऊपर भी सब्साइडरी अलायंस जो है वो थोप दिया जाता है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी मोनोपोली किसकी होगी, यहाँ पे कंपनी की होगी, मैसूर एरिया के ऊपर भी। नाउ बात करते हैं मराठास की, राइट। तो डेक्कन एरिया में तो मराठास जो है वो काफी पावरफुल थे एंड वो धीरे धीरे डेक्कन एरिया से दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सो मीन जो है दिल्ली को भी जो है वो अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, काफी पावरफुल थे। अब इन्हें भी क्रश करना जो है ब्रिटिशर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। एंड फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी कंपनी अब सोचती है कि मराठा पावर को भी क्रश करना है। तो 3 बैटल इनकी यहाँ पे होती है। जो 3rd बैटल जो थी ना पानीपत की 1761 में, वहां पे जो मराठास का ड्रीम था ना कि दिल्ली में रूल करना है, वो टोटली शट डाउन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो मराठास थे ना, वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर रखा था। हर स्टेट के जो है डिफरेंट चीफ्स थे जिन्हें सरदार बोला जाता था एंड बिलोंगिंग टू द डायनेस्टीज, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले, ये अलग अलग यहाँ पे जो है रूलर्स थे एंड ये सारे सरदार्स थे, ये सारे चीफ यहाँ पे हुआ करते थे हर स्टेट के। तो अलग अलग जो है डायनेस्टीज थी यहाँ पे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले मराठास की। एंड हर डायनेस्टी के यहाँ पे चीफ जो होते हैं, जिन्हें सरदार भी बोला जाता है, वो यहाँ पे अपॉइंट कर रखे थे। ओके, तो ये जो चीफ्स थे ना, ये सभी किसके अंडर आया करते थे, इनका एक जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हुआ करता था। इन सभी चीफ्स का, सभी मराठा सरदार्स का एक प्राइम मिनिस्टर होता था, जिन्हें जो है ये पेशवा बोलते थे। ओके, एंड हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन द पुणे। तो ये जो पेशवा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना इनका, वो एक इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था। कहाँ पे बैठा करता था, वो पुणे में बैठा करता था। एंड उस समय की अगर हम बात करें लेट 18th सेंचुरी की, तो उस समय में महाजी सिंधिया एंड जो नाना फडणवीस थे ना, वो 2 फेमस मराठा सोल्जर्स थे जो कि काफी फेमस थे। एंड द मराठास जो थे, ऑब्वियसली आपको पता है कि इनकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, काफी पावरफुल थे। गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो है ना इनके, वो बहुत ज्यादा फेमस थे, तो इन्हें हराना काफी मुश्किल था। एंड है भी काफी ज्यादा डायनेस्टीज थी, इन्होंने अपने आप की एक कॉन्फेडरेशन जो होती है, ग्रुप जो होता है, वो यहाँ पे बना रखा था। तो अब इन मराठास को जो है ना ब्रिटिशर्स ने कई सारी वॉर्स जो है उसमें हराया था। मीन जो है कई सारी वॉर्स जो है ना यहाँ पे लड़नी पड़ती हैं ब्रिटिशर्स को विद दी मराठास, तब जाके जो मराठास जो है वो हारते हैं। तो जो पहली वॉर हुई थी 1782 में जो खत्म हुई थी, तो उसमें जो है ना सालबाई की संधि कर ली जाती है। एंग्लो मराठा वॉर जो पहली है ना, जो कि 1782 में खत्म होती है, तो उसमें जो है कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, कोई भी क्लियरली यहाँ पे जीता नहीं था, दोनों ही साइड्स जो हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो कर ली जाती है कि कोई भी क्लियर विक्टर नहीं है। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से लेके 5 के बीच में। वाज फाउट ऑन द डिफरेंट फ्रंट्स, अलग अलग जगह से, अलग अलग फ्रंट से यहाँ पे हमले किए जाते हैं मराठास के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा, जिसकी वजह से जो है ओडिशा एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग द आगरा एंड दिल्ली, तो यहाँ पे आगरा एंड दिल्ली एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। फाइनली जो 3rd एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से लेकर 19 के बीच में हुई थी, उस समय में टोटली मराठा पावर को क्रश कर दिया गया था। एंड जो पेशवा थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें उनकी गद्दी से रिमूव कर दिया गया था एंड कानपुर में उन्हें भेज दिया जाता है, उन्हें पेंशन दे दी जाती है। एंड अब जो कंपनी है उनका टोटल कंट्रोल हो जाता है ओवर दी टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। डेक्कन एरिया की अगर हम बात करें, तो उस एरिया पे जो है टोटल कंट्रोल किसका हो जाता है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ही हो जाता है। ओके, तो ये भी एरिया अब ब्रिटिशर्स के पास आ गया है।
आप जो पैरामाउंटेसी जो होती है ना, मीन हमारा ही अधिकार है इसके ऊपर, मीन हमारी ही जो बात है वो यहाँ पे मानी जाएगी, एंड जो पॉलिसीज हम यहाँ पे लेके आएंगे वो सही है, जस्टिफाई करेंगे हर एक चीज को। वो किसी भी जो है रूलर को पूछते नहीं थे, उसे वो अनेक्स कर लेते थे या फिर डरा धमका सकते हैं। तो ये होती है पैरामाउंटेसी। तो ये क्लेम भी आप जो है ब्रिटिशर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड अंडर दी लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1813 से लेके 1823 के बीच में, एक नई पॉलिसी जो थी ना पैरामाउंटेसी की, वो यहाँ पे इनिशिएट की गई थी। एंड नाउ कंपनी जो है वो ये क्लेम करती थी डैट कि इसकी जो अथॉरिटी है ना वो पैरामाउंट है, सुप्रीम है, एंड हेंस इसकी जो पावर है वो इंडियन स्टेट से ज़्यादा है। एंड अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है किसी भी इंडियन किंगडम को डरा धमका सकते थे। एंड ऑब्वियसली ये जो व्यू था ना इनका पैरामाउंटेसी का, वो बाद वाली जो लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज आप पढ़ोगे उसमें भी देखने को मिलेगा। ये डरा धमका के मीन जो है अपनी बात मनवा लेते थे। बट हाउएवर ये जो पैरामाउंटेसी का ये जो प्रोसेस था ना इनका, वो अनचैलेंज नहीं गया था। यहाँ पे कई सारे ऐसे बहादुर लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इनके सामने खड़े होकर जो है इनका सामना किया था। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जब एक स्मॉल स्टेट है ना कित्तूर की, कर्नाटक में, टुडे आज की अगर हम बात करें तो वो कर्नाटक में है। तो ब्रिटिशर्स जो है जब इस स्टेट को जो है अनेक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे रानी चन्नम्मा जो है वो हथियार उठा लेती हैं एंड वो एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। बट हाउएवर 1824 में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है एंड वो जेल में ही उनकी डेथ हो जाती है 1829 में। बट रैना एक गरीब चौकीदार थे यहाँ पे कित्तूर में, तो वो जो है इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखते हैं। एंड कई लोग जो है उन्हें यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं, रैना को, जो कि चौकीदार थे। एंड उन्होंने उनकी हेल्प से कई सारे जो ब्रिटिश कैंप्स हैं एंड जो रिकॉर्ड्स है ना उन्हें वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। बट हाउएवर 1830 में उन्हें पकड़ लिया जाता है एंड उन्हें जो है फांसी दे दी जाती है। बट अब जो है 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक और खतरा था, वो था रशिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है हमारे भारत का। तो वहां से जो है रशिया जो धीरे धीरे आप जो है इंडिया की तरफ जो है आ रहा था। तो इसने ये इमेजिन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेट कि रशिया जो है वो धीरे धीरे एशिया से जो है एक तरह से एशिया में वो एंटर कर चुके हैं, तो वो अपनी पावर एशिया में एक्सपेंड करेंगे एंड वो इंडिया में भी जो है एंटर करेंगे थ्रू दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे भारत का, वहां से। तो इसी डर के मारे में ब्रिटिशर्स अब जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है ना भारत का, उसे भी अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। तो वहां पे जो है इन्होंने अफगानिस्तान के साथ इनकी काफी जो है एक तरह से वॉर चलती हैं। अफगानिस्तान के साथ जो है इन्होंने युद्ध किए थे 1838 से लेके 1842 के बीच में। एंड वहां पे इनडायरेक्ट कंपनी रूल जो है वो इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। तो अफगानिस्तान जो एरिया है ना वो इन्होंने सिक्योर कर लिया था इस तरह से, सो डैट की अगर भारत की तरफ आने की कोशिश करे तो वहां पे अफगानिस्तान में पहले इन्हें जो है कंपनी वहां पे खड़ी मिलेगी। उसके बाद में सिंध जो है वो 1843 एरिया में, सिंध एरिया को भी ये कंट्रोल में कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो था वो पंजाब एरिया था। बट वहां पे पंजाब के जो रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह थे, राइट, वो उनके साथ भी इनके युद्ध होते हैं। बट जो है वो जब तक महाराजा रंजीत सिंह वहां पे रहते हैं तब तक जो है वो पंजाब को अपने कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। बट 1839 में जब उनकी डेथ हो जाती है तो सिख किंगडम्स के साथ जो है दो युद्ध जो है इनके यहाँ पे होते हैं एंड अल्टीमेटली 1849 में पंजाब को भी अनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अब तक हम देख चुके हैं कि डिफरेंट टेरिटरीज जो हैं वो यहाँ पे ये अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। अफगानिस्तान हो गया, राइट, अफगानिस्तान के बाद में सिंध एरिया हो गया, पंजाब हो गया, राइट, मराठास हो गए, मराठास का जो डेक्कन एरिया है वो हो गया यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट मैसूर एरिया हो गया, राइट, एंड यहाँ पे आगरा दिल्ली हो गया। तो ये इतने सारी जो स्टेट्स हैं ये सभी को जो है ये अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। अपनी जो पावर है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। एंड किसी स्टेट के ऊपर उन्होंने सब्सिडरी अलायंस लगा दिया था, किसी स्टेट के साथ जो है ये युद्ध करते हैं, किसी स्टेट्स को जो है ये कुछ एक तरह से पॉलिटिकल तरीके से जो है वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीके जो है इनके द्वारा यहाँ पे अपनाए गए थे हमारे इंडियन टेरिटरीज को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो अपने रूल को यहाँ पे एक्सपेंड करती है।
एंड इसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा वास्ट है एंड दैट इज़ वाई जो है मैं इसे इसकी एक वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जो है काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए अगर लगातार हम जो है एक ही चैप्टर को करते रहें। तो इसे जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, राइट? So we'll continue with the same chapter in our next video and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.